नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं उजाला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। आज हम आपको देंगे 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारे में हलचल तेज है, जिसको लेकर लगातार रैलियां की जा रही हैं। बता दें, प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंची हैं, जहां उन्होंने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मेरी ममता जी आपकी सांसद रही, आज मेरे भाई आपके प्रत्याशी हैं। आपने खुद देखा है कि बीते 20 वर्षों में यहाँ कई विकास के काम हुए हैं और अब हमारा और आपका रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा है, बल्कि प्रेम अदर का रहा है। प्रियंका ने आगे सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग गौमाता की बात करते हैं, लेकिन यहाँ के गौशालाओं में गाय के लिए चारा पानी और छप्पर तक नहीं है। गाय में धूप में लेटी रहती है, चारा पानी न होने से उनकी मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गोबर खरीदी प्रक्रिया शुरू किया, जिससे आवारा पशुओं की समस्या हल होगी। आगे सुनते हैं ये खास रिपोर्ट। देखिए, मेरी माताजी 20 सालों से आपकी सांसद रही। 20 सालों के लिए यहाँ जितने भी विकास के कार्य हुए उन्होंने किए। आज मेरे भाई साहब आपके प्रत्याशी बने हैं। वो पहले अमेठी के सांसद होते थे, उन्होंने अमेठी में भी बहुत काम कराए और मेरे पूरे परिवार के कार्यकाल में यहाँ बहुत बड़े बड़े जो विकास के कार्य हुए। आपने खुद ही देखा कि किस तरह से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदली। जैसे लालगंज में जो रेल कोच फैक्ट्री बनी, उससे फिर उस समय लोग कहते थे कि इस फैक्ट्री के बनने से क्या होगा, लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा, लेकिन रोजगार भी मिला और ऊपर से पूरी जो आसपास की का क्षेत्र है उसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। छोटी छोटी दुकानें बनी, अस्पताल बने, तमाम ऐसी चीजें बनी जिनसे आपका फायदा हुआ। तो देखिए, जो राजनीति आपने यहाँ रायबरेली में देखी है उसकी एक अलग सभ्यता रही है हमेशा। आप ही ने शुरू कराई, क्योंकि आप यहाँ की जो जनता है बहुत जागरूक जनता है। यहाँ आपने 100 साल पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया। तो एक जागरूकता, एक राजनीतिक चेतना है जो आप में बहुत मजबूत है, हमेशा रही है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आपने यहाँ से जो अपने सांसद और आपके बीच में जो रिश्ता बनाया, जो रिश्ता जोड़ा, वो सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं था, लेकिन प्रेम, आदर, समर्पण का रिश्ता भी रहा है। और उस वजह से जो जो सांसद रहा है, चाहे बड़ी सी इंदिरा जी जैसी हस्ती हो, प्रधानमंत्री रही हो, लेकिन वो सब समझते थे कि आपके प्रति वो जवाबदेही है। मतलब कि आपके लिए काम करके कर देना है, और अगर काम नहीं करेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे और हो सकता है आप समर्थन ना दें। ये जो नेता में ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सत्ता मिलने से अक्सर ये हो जाता है कि नेताओं में अहंकार बहुत हो जाता है। नेताओं में अहंकार हो जाता है तो काम नहीं करते, वो जनता के बीच आते नहीं है, जनता की समस्याओं को सुनते नहीं है, सुलझाने की कोशिश नहीं करते। हमारी जहां सरकार थी छत्तीसगढ़ में, वहां यही आवारा पशु की समस्या थी। यहां ये लोग कहते कि ये धर्म को बड़ा मानते हैं, गौ माता की बात करते हैं। यहाँ की गौशालाएं देखी है, मैंने देखी है। चारा नहीं है, पानी नहीं है, छत नहीं है, छप्पर तक नहीं है। सारी गाय धूप में लेट के मर रही हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। मैंने ऐसे वीडियो देखे हैं जहां कुत्ते खा रहे हैं उनके घाव। 40-50 गाय मर गई हैं, उनको बुलडोजर से दफनाया जा रहा है। ये 2 साल पहले का वीडियो है, मैंने देखे हैं सारे वीडियो। मैं गई भी थी उस समय गौशालाओं में देखने के लिए कि क्या हालात है। आप कहते हैं आप धार्मिक हैं, यहाँ आवारा पशु हर जगह घूम रहा है, गौशालाओं में ये हालत बना रखी है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, यही समस्या मैं बताती हूँ कैसे हल की। गौशालाओं को मजबूत कर दिया, महिलाओं को गौशालाओं में रोजगार दिया। जो दूध मिल रहा था उससे महिलाओं को सिखाया कि किस तरह से खोया बनाना है, दही बनानी है, मिठाई बनानी।
पनीर, सब कुछ, कि किस तरह से उसको बेचा जा सकता है। महिलाओं ने बेचकर अपनी आमदनी बढ़ाई, स्वयं सेवा समूह को जोड़ दिया गौशालाओं से। सरकार ने ये कहा कि हम, सुन लीजिए, सरकार ने ये कहा कि हम गोबर खरीदेंगे। गोबर खरीदी प्रति किलो के हिसाब से। जनता ने सोचा कि अगर सरकार गोबर खरीद रही है, हम हमारा पशु एक आध रख लेते हैं घर में, हमारी आमदनी हो जाएगी। हो गई तो समस्या हल हो गई, क्योंकि नीति सही थी। देखिए, मेरी माताजी 20 सालों से आपकी सांसद रही। इस वक्त की दूसरी खबर है, लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 4 फेज की वोटिंग समाप्त हो चुकी है, तो वहीं 3 फेज की वोटिंग बाकी है। इस चुनाव के लिहाज सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां लोकसभा के कुल 80 सीटें और हर राजनीतिक दल इन सीटों को जीतना चाहता है ताकि दिल्ली की सत्ता आसानी से मिल सके। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को यूपी के आजमगढ़ के लालगंज में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। भाजपा ने यहां से नीलम सोनकर को टिकट दिया है। रैली के मंच से पीएम मोदी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है? इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत में नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। यह वो लोग हैं जो शरणार्थी बनकर लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। यह वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। विपक्ष पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस महात्मा गांधी का नाम लेकर संधा की सीढ़ियों तो चढ़ जाते, लेकिन महात्मा गांधी की बातों को याद नहीं रखते। महात्मा गांधी ने ही उन्हें भरोसा दिया था कि वह भारत कभी भी आ सकते। आगे सुनते हैं क्या कुछ कहा गया। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। सीएए कानून है और आपने देखा होगा कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई और ये सभी भाई बहन हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है और ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बनकर के लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। और मजा देखिए, ये महात्मा गांधी का नाम लेकर के सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की बातों को याद नहीं रखते हैं। खुद महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं। 70 वर्षों में हजारों परिवार प्रताड़ना झेल करके अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए मजबूरन मुसीबत के मारे भारत मां की कोख में आकर के शरण लिया। लेकिन कांग्रेस ने इनकी कभी सूध नहीं ली, क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं थे। और ये लोग कौन है? ज्यादातर इसमें मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे ओबीसी समाज के भाई बहन हैं,
मेरे पिछड़े भाई बहन हैं और इसलिए इन पर वहां तो जुल्म हुआ ही हुआ, वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए यहां के कांग्रेस की सरकारों ने भी और उनके साथियों ने भी इन पर जुल्म करने में कोई कमी नहीं रखी। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। ये आपका नकाब, आप ढोंगी है। साहब, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है। देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी करनी है कर लो, मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। आप सीएए नहीं मिटा पाओगे। आने वाले कुछ महीनों में ही पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली, पंजाब तक हजारों शरणार्थी परिवार मां भारती की गोद में रह रहे हैं, अनाथ की तरह रह रहे हैं। वो अब सम्मान के साथ रहेंगे, उनके पास उनकी एक पहचान होगी, वो मां भारती के बेटे कहने के हकदार हो जाएंगे। आप याद करिए, 10 साल पहले देश में एक सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा भगवान भरोसे होती थी। कभी बम धमाके, कभी आतंक, कभी स्लीपर सेल, कभी दंगे, और आजमगढ़ की तो पहचान ही बदल दी गई थी। न जाने किस किस नाम से आजमगढ़ को बुलाया जाता था, कितना बदनाम करके छोड़ा था। देश में कहीं भी धमाके होते थे तो सबसे पहले लोगों का ध्यान आजमगढ़ की तरफ जाता था, लोग आजमगढ़ की चर्चा करते थे। और तब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार आजमगढ़ की प्रतिष्ठा के लिए न कुछ सोचती थी न कुछ करती थी। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे, धमाके करने वाले आतंकियों को छोड़ा जाता था, स्लीपर सेल्स को राजनीति का कवर दिया जाता था। इसी रवैये के कारण देश भर में आतंकवाद फला फूला, अनेक माताओं को अपने बच्चों को बर्बाद होते देखा, और इन लोगों तो आज भी ऐसा ही रवैया है। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस दल दो है, लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं।
ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। अपने तो सपा के गुंडाराज के वो पुराने दिन देखे हैं। बाजार शाम 7 बजे बंद हो जाते थे, माताएं बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी, पढ़ाई लिखाई तक के लिए बेटियों का निकलना मुश्किल होता था। भाइयों और बहनों, आज भाजपा सरकार में यूपी इन सारे संकटों से बाहर निकल आया है। और योगी जी ने यहां दंगाइयों की, माफियाओं की, अपहरण फिरौती गैंग की, मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है? आइए नजर डालते हैं इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने गुरुवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां उन्होंने कहा कि मैं 4 बातें सामने रखने आया हूं। पहली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी, अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ को 2 से 3 महीने में सीएम पद से हटा दिया जाएगा। तीसरी, ये जीत गए तो इनकी पूरी तैयारी है कि ये संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। और चौथी, देश भर से जो आंकड़े आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। आगे सुनते हैं क्या कुछ कहा गया है इस खास रिपोर्ट में। आज लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को भारी भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और एनडीए को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था। और उसके बाद तमाम यशवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, कई लोगों को यहाँ टिकट नहीं मिली। कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया। ऐसे कई सारे लोग हैं। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने।
इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया, एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स हैं जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। एक ही ठीक है, आ रही है। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है, और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। मैंने दिल्ली में 3-4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दोनों मुद्दे उठाए थे। जैसे मैंने मुद्दे उठाए थे तो अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं नहीं, मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन सब की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 महीने से इन्होंने शोर मचा रखा है, 400 पार 400 पार 400। क्यों? कहते हैं नहीं मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। तो लोगों ने खोद खोद के पूछा, भाई क्या बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बताओ तो सही। तो उन्होंने नहीं बताया। लोगों ने फिर अंदर से पता किया कि बड़ा काम ये करना चाहते हैं कि देश से रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, आरएसएस, बीजेपी, शुरू से ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी मानसिकता रिजर्वेशन के खिलाफ रही है। तो मैं सभी लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि ये बड़ा काम इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान को ये तार तार करना चाहते हैं। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं, वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था, 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए। मैं हरियाणा होके आ रहा हूं कल परसों। हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफी कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी कम हो रही हैं, यूपी में इनकी कम हो रही हैं, बिहार में इनकी कम हो रही हैं, झारखंड में इनकी कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी कम हो रही हैं। तो इनकी सीटें आ कहां रही हैं? तो इनकी 220 के नीचे सीट आ रही हैं। इनकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो देश को एक प्रगति के रास्ते के ऊपर लेके जाएगी। इस तरह से जो पूरे देश के अंदर एक नेगेटिविटी इन लोगों ने फैलाई है, उसको हम लोग ठीक करेंगे। मैं अंत में उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के, यहाँ पे सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का जो जहां से कैंडिडेट है उसको भारी मात्रा में वोट देकर आप सब लोग जिताइए। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का मैं धन्यवाद देता हूं
उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी हैं। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद, वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमें अधिकार, हमें न्याय दिलाता है। भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को आम लोग समझ गए हैं और इस बार सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। अभी तक तो हम ये कहते थे कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है, अब लग ये रहा है हारने के बाद ये ब्रह्मांड का झूठ का विद्यालय खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे और वाइस चांसलर और डीन पहले से ही रिटायर होकर के वहां अपने आप नियुक्त हो जाएंगे। इसलिए देश को बचाने के लिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, हम लोगों का सहयोग और मदद करने के लिए आए हैं। मैं इनका धन्यवाद देता हूं और आप पार्टी, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रहे हैं। उनकी कौन सी बात सच निकलेगी? अभी आपसे कहा कि 75 साल वाला जो वो है रूल नियम, उसको तो फॉलो किया जाएगा ना, इसी से पता लग जाएगा। और एक मिनट अगर आप इनका इतिहास उठा के देखें पिछले 75 साल का, जनसंघ का, आरएसएस का, थ्रू आउट ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। तो अब 400 सीटें लाके ये संविधान बदल के उस रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। आज लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से